चलिए अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश की आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें हाल में बीजेपी सरकार में मंत्री पद छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सूची में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद जया बच्चन भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद डिंपल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सांसद वरुण गांधी के नाम शामिल नहीं किए गए थे। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमर जवान ज्योति की स्मृति से इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर आवाज उठाएंगे। यूपी में बीते 24 घंटे में 2,37,000 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 16,740 लोग संक्रमण के जद में आए। इसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 7% हो गई। बीते शुक्रवार को 6.6% थी और सबसे ज्यादा 2,660 मरीज लखनऊ से मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर से 1,011 और गाजियाबाद से 912 रोगी मिले। वहीं कोरोना संक्रमण में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की जान जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि नए मिले मरीजों के मुकाबले 15,757 रोगी ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 96,642 हो गई है, जिसमें से 94,000 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 2,640 रोगी अस्पताल में भर्ती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मामलों के मद्देनजर 5 चुनावों राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक लगा रखी है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की थी, जिसमें चुनावी रैलियों, रोड शो और पाबंदी बढ़ाए जाने की फैसला में कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन के हालातों को देखते हुए लिया गया है। आयोग की इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए थे। इस बैठक में कोविड-19 के उपजे हालात की समीक्षा भी की गई। वहीं समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। बीती 9 जनवरी को 5 राज्यों के चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभाओं, पदयात्रा, साइकिल रैली पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। वहीं अब 15 जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इस पाबंदी को लागू रखा है। एक बार फिर अखिलेश यादव के करीबी आए चाचा शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बजाय सपा के साइकिल सिंबल पर ही इटावा के जसवंत नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा प्रसपा गठबंधन से शिवपाल को साइकिल सिंबल से प्रत्याशी बनाए जाने का फॉर्म सौंपा है। पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने सिंबल सौंपने की फोटो ट्वीट की गई। शिवपाल ने भी उनका आभार जताने में देरी नहीं की। यूपी में 4,265 परीक्षा केंद्रों पर आज यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की गई। चुनावी साल में योगी सरकार के गले की फांस बनी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी सुबह 10 बजे से शुरू हुई। बिना पेपर लीक हुए परीक्षा करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान अपने हाथ में संभाल ली है और खुद योगी इस परीक्षा की पल पल की जानकारी भी ले रहे। प्रदेश के सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यूपी सरकार गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले, उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेगी। 60 साल की उम्र पार कर चुके 16 साल की सजा पूरी करने वाले गंभीर बीमारी वाले पात्र होंगे। शासन ने जेल मुख्यालय की ओर से भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें परखी हैं। शासन अगली बैठक में चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा। कैदियों की रिहाई पर अंतिम फैसला राज्यपाल ही लेंगे। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार चुनाव संहिता को देखते हुए शासन चुनाव आयोग से भी अनुमति लेने पर विचार कर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में सरकार बनने पर आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 22 लाख नौकरियों की घोषणा की थी, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर तीखी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश की आईटी का मतलब है इनकम फ्रॉम टेरर। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी, यूनिस अंसारी, अतीक अहमद और नाहिद हसन जैसे माफिया सपा के ब्रांड एम्बेसडर थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार है और बीते 5 साल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाखों युवाओं को बिना भेदभाव नौकरी मिली है और प्रदेश आईटी हब के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ भी लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार बनने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालात इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें और बसपा को वोट डालें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा वर्ग के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र भर्ती विधान को लेकर कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बेरोजगार नौजवानों के बीच प्रदेश व्यापी स्पीक अप अभियान चलाने जा रही है। पार्टी के इंटरनेट मीडिया प्रभारी और विभाग की ओर से संचालित किए जाने वाली इस अभियान के तहत बेरोजगार युवा फेसबुक और ट्विटर पर भर्ती विधान पर विश्वास और पिछली सरकारों के साथ अपने अनुभव भी साझा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय युवा छात्र संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें रोजगार पंजीयन क्रमांक भी आवंटित करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से खुद को अंतरिम जमानत देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर धीमी कार्रवाई की जा रही है ताकि वो अधिक से अधिक समय तक जेल में रहें। यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान फरवरी 2020 में जेल में बंद हैं और उनके ऊपर लगभग 100 से अधिक आपराधिक केस हैं। उनकी याचिका में बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिल गई है, लेकिन कुछ मुकदमों के बाद जांच एजेंसी की तरफ से बढ़ती जा रही है। ढिलाई के चलते उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर विधानसभा 37 से मोहम्मद आजम खान और रामपुर की विधानसभा 34 वार्ड सीट से अब्दुल्ला आजम खान को प्रत्याशी बनाया है। आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम खान 30 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जालौन में बीजेपी के मौजूदा विधायक को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विधायक का उनकी विधानसभा में प्रवेश वर्जित कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर आक्रोशित जनता ने पोस्टर भी जारी किए जो जमकर वायरल हो रहे हैं। महोबा के महोबकंड थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपी पर कार्रवाई न होने से हताश 21 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। शाहजहांपुर के 133 तिलहर विधानसभा में सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा ने मीडिया को भाजपा का एजेंट बता दिया है। बता दें कि रोशन लाल वर्मा है जो कि भाजपा के विधायक थे और अभी हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। विधायक के इस बयान से मीडिया में रोष देखा गया है। मथुरा के भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी मालगाड़ी में 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस दुर्घटना के चलते मथुरा की ओर से आने वाली सभी रेल के रूट डायवर्ट कर दिए गए, जिससे कि रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भदोही के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बादा में मंडल कारागार में डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम अनुराग पटेल ने सभी बंदियों को मास्क लगाने की सलाह दी है। महोबा में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक किसानों ने जिला अधिकारी की चौखट पर गुहार लगाकर मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते उनकी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है, तो वहीं क्षेत्रीय लेखपाल मुआवजा आने पर धनराशि बांटने की बात कही है। परेशान किसानों ने जिलाधिकारी से अतिशीघ्र मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। कन्नौज में 2 छात्राएं सौम्या सिंह और संजना सिंह ने गांव में घर घर जाकर 2022 यानी कि आगामी चुनाव के मतदाताओं को चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया है। प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने युवक को रास्ते में रोककर गोली मार दी है, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
बरेली में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले भर में 65,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 52,000 लोगों को पाबंद किया गया है। वहीं 176 लोगों के खिलाफ डुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस दौरान एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फतेहपुर के मलबा थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए काफी मात्रा में अवैध असलहे और अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 असलहा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र में किसान की 1.5 बीघा खड़ी फसल की किसानों ने बर्बाद कर दिया है। वहीं शिकायत करने पहुंचे किसान को एसएचओ ने थाने से भगा दिया, जिसके बाद किसानों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र में जर्जर पड़ी छत भरभरा कर गिर गई, जिससे कि छत के नीचे काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना में कई कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जालौन के एटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने बने और अधबने शस्त्र बरामद किए हैं। हाथरस में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया है और साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा भी की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। लखनऊ के पतौरा कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही वाहन चोर के पास से 3 चोरी की बाइक, 1 अवैध तमंचा और 1 चाकू भी बरामद किया है। औरैया में चेकिंग के दौरान एक कार में पुलिस ने 2,39,000 रुपए बरामद किए। कार सवार अपने पास बरामद इतने सारे रुपयों का कोई विवरण नहीं दे पाया है, जिसके चलते पुलिस ने उन सभी रुपयों को जब्त कर सील कर दिया है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 31 अवैध असलहा, कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने का उपकरण बरामद किया है। सुल्तानपुर के दुबेपुर क्षेत्र में 150 साल पुराना कच्चा मकान रात में अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं मकान गिरने के बाद पीड़ित परिवार कड़ाके की ठंड और बेमौसम बरसात में तिरपाल के सहारे रहने को मजबूर है। अंबेडकर नगर के टांडा से लखनऊ जा रही प्राइवेट बस का सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई जबकि लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बादा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र में 3 क्विंटल 54 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 तस्कर अभी भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर नरैनी पुलिस ने अवैध गांजा पकड़ा है। आगरा के हरिवर्तमान पर्वत थाना क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कर्मचारी आपस में भिड़ गए। वहीं बताया गया कि दोनों कर्मचारियों के बीच टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपद को जोड़ने वाली नई रेल लाइन खलीलाबाद बहराइच के बीच छोटे बड़े 16 स्टेशन और 12 हाल्ट होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नई रेल लाइन का नक्शा तैयार कर लिया है और साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। संत कबीर नगर के 29 गांवों की 75.138 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। रेलवे प्रशासन की पहल पर जिला प्रशासन ने अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रथम चरण में खेसराहा, बांसी, डुमरियागंज, उतरैला में भूमि का अधिग्रहण होना है। बांसी तहसील में कुल 93 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 3 जिलों के डीएम और 2 जिलों के एसपी को हटा दिया। आयोग को इसके बारे में शिकायत मिली। आयोग ने कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम को हटा दिया है। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी को भी हटा दिया गया। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने अधिकारियों की पंचायत चुनाव के दौरान शिकायत की थी कि चुनाव से पहले आयोग की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रुद्रपुर के नवाशहर, पठानकोट और लुधियाना में आतंकी विस्फोट के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर विस्फोटक में शामिल सुखप्रीत उर्फ सुख की शरण देने का आरोप है।
हल्द्वानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों से समर्थन से शनिवार को बाजार बंद पूरी तरह से करने का आदेश दिया। इस दौरान फल, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल, पेट्रोल पंप और अन्य आवश्यक सेवाएं पहले की तरह सुचारू रहेंगी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 5000 कोरोना के नए मामले मिले। देहरादून की बात करें तो यहां भी सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है और चुनाव आचार संहिता का पालन कराने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से डोईवाला नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 10 दिन तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद कल देर रात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत चक्राता सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा बर्फबारी देखने को मिला। हालांकि बर्फबारिश के होने से जाम नहीं हुआ। बर्फबारी होने से जहां एक ओर पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ गई तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिली। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक नगरी मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही कि वीकेंड होने के कारण और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करेंगे, जिससे यहां के व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, वृद्धि होगी। सरोवर नगरी नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का 7वां हिमपात हुआ, जिससे कि पर्यटक और पर्यटक से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खुल उठे। वहीं मौसम के कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। नैनीताल नगर में कल रात में बारिश हुई और साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिली। जानकारी के माने तो नगर में मौसम इस तरह बना रहेगा। नैनीताल नगर में भी बर्फबारी का दीदार देखा गया है। हरिद्वार में पुलिस कई लोगों की सुरक्षा में लगे सरकारी गनर वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू करते हुए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेज दी है। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनावों में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है। ऐसे में गैर जरूरी गनर को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जनसंपर्क में लगे हुए हैं, वहीं सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर आशा कार्यकर्त्री और एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम में परिवर्तन के चलते तापमान में 3 से 7 डिग्री का अंतर भी देखा गया है। पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से मौसम रहने की संभावना बताई है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई और हाल ही में भाजपा में शामिल कर्नल विजय रावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो पार्टी में आए हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से समाज में काम करने में अक्षम रहे, लेकिन अब राजनीति के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश की सेवा के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और उत्तराखंड की जनता से बीजेपी को वोट डालने की अपील की है। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची का नग्न अवस्था में शव खेत में बरामद हुआ है, जिसमें कि इलाज के से सनसनी फैल गई इलाके में और वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और जांच पड़ताल में जुट गई। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई, जहां 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है। अलीगढ़ के देहली गेट के पर देर रात सिपाहियों के हाथ से बंदूक लौटकर चेक करते समय बंदूक चल गई और इस दौरान गोली लगने से 3 राहगीर जख्मी हो गए। हालांकि तीनों मामूली रूप से घायल हैं, जिनके पास आनंद फानंद में तीनों को अस्पताल भेजा गया है। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर ट्राली जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कि कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
बलिया के रजिस्ट्री ऑफिस के लेखकों में सब रजिस्ट्रार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को पत्रक देकर उन्होंने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रार द्वारा घूस ली जाती है और उनका स्थानांतरण किया जाए। बादा के बिसंडा थाना क्षेत्र में चुनाव को लेकर एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला, साथ ही जनपद के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण भी किया। वहीं एसपी ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। फतेहपुर के खाका कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने घर में घुसकर नकदी सहित लाखों का सामान पार करके फरार हो गई। लूट की घटना कस्बे में हड़कंप मची हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली बात को लेकर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई, जिससे कि करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। एटा के नया गांव थाना क्षेत्र में हत्या की पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित परिजनों ने 5 लोगों पर गोली मारकर हत्या के प्रयास पर एफआईआर दर्ज की है।